वो ऑफिसर शिम से मिलने उसके कैफे जाता है और उससे पूछता है कि उसने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि कैप्टन रियो की टीम के सभी मेंबर्स का प्रमोशन हो रहा है, लेकिन ऑफिसर शिम ने प्रमोशन एक्सेप्ट करने से मना क्यों कर दिया। जिस पर ऑफिसर शिम उसे बताती है कि उसे लगता है कि वो पेट्रोल डिवीजन के लिए ही फिट है। वो ऑफिसर शिम से डिनर के लिए पूछता है। ऑफिसर शिम उसका इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करती, जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या वो और डोंगशिक एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ये सुनकर ऑफिसर शिम कहती है कि डोंगशिक और उसका रिलेशन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बस वो आजकल एक केस की इन्वेस्टिगेशन में बिजी है, इसीलिए उसने उसका डिनर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया। ऑफिसर शिम सियोइनवो से सवाल करती है कि वो हमेशा क्यों डोंगशिक और ऑफिसर शिम में इतना इंटरेस्ट लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद इनवो को भी डोंगशिक की तरह ही केस इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करने में इंटरेस्ट है। इनवो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे केस इन्वेस्टिगेशन में इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि वो ऑफिसर शिम को लाइक करता है। जब से उसने ऑफिसर शिम को अपने फादर की केयर करते देखा है, तब से वो खुद किसी तरह से ऑफिसर शिम की मदद करना चाहता था और उसे इस बात पर हैरानी भी होती है। वैसे इन रियलिटी वो काफ़ी सेल्फिश और कोल्ड हार्टेड पर्सन है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि वो ऑफिसर शिम के लिए ऐसा क्यों महसूस करता है। वो ऑफिसर शिम से कहता है कि उसे फ़ौरन जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, वो आराम से इस बारे में सोच सकती है और उसका हैंड टच करता है। एट द हॉस्पिटल डोंगशिक और ऑफिसर शिम दोनों डिटेक्टिव सियोक और प्रीडेटर किलर का 8 साल पुराना सीन रीएनैक्ट करके हाई स्कूल स्टूडेंट के मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं। ऑफिसर शिम अपने फादर डिटेक्टिव सियोक का रोल प्ले करती है, वेयरएज डोंगशिक प्रीडेटर किलर का रोल प्ले करता है। ऑफिसर शिम कहती है कि उसके फादर के क्राइम सीन पर पहुंचने के बाद उन्होंने सीन को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया होगा, वहीं प्रीडेटर किलर उनकी आहट सुनकर छुप गया होगा। वो अपने डैड के केस नोट्स रीड करती है और सीन इमेजिन करती है कि कैसे उसके फादर ने बेडशीट पर ब्लड स्टेन्स देखे थे और साथ ही हाई स्कूल स्टूडेंट के ब्लडी लेफ्ट थंब प्रिंट के निशान को नोट किया था। वो डायरी में किलर से रिलेटेड प्रोफाइलिंग नोट्स लिखते हैं। शायद किलर अपने विक्टिम को जान से मरता देखकर एंजॉय करता था टिल द लास्ट मोमेंट, और अपनी किलिंग का कलेक्शन करने में उसे मजा आता होगा। उनके नोट्स के मुताबिक ये किलर कोई एक्सपीरियंस मर्डर नहीं था। डिटेक्टिव सियोक कंक्लूड करते हैं कि ये शायद उसकी लाइफ का फर्स्ट मर्डर था जो उसने ऐसे ही इम्पल्सिवली किया था। तभी मौका देखकर प्रीडेटर किलर ने डिटेक्टिव सियोक पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसके बाद दोनों के फेस ऑफ में डिटेक्टिव सियोक के केस नोट्स नीचे गिर गए थे और प्रीडेटर किलर हॉस्पिटल रूम से भाग गया था। डिटेक्टिव भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन प्रीडेटर उनको बिल्डिंग से धक्का दे देता है। डिटेक्टिव सियोक को अपने रास्ते से हटाने के बाद किलर एक बार फिर से उसी हॉस्पिटल रूम में वापस जाकर मर्डर के सारे एविडेंस क्लियर कर देता है। ये सब सुनकर डोंगशिक को कुछ भी याद नहीं आता कि उसने ऐसा कुछ किया था। वो ऑफिसर शिम से कहता है कि ये वही प्रीडेटर किलर नहीं हो सकता जिसने 6 मर्डर्स किए हैं, क्योंकि 8 साल पहले हाई स्कूल स्टूडेंट के मर्डर को एज अ सुसाइड स्टेज नहीं किया गया था। ऑफिसर शिम रिप्लाई करती है कि 8 साल पहले प्रीडेटर किलर एक्सपीरियंस मर्डर नहीं था, इसीलिए उसने एक पैटर्न फॉलो नहीं किया था, लेकिन इतने सालों में वो अब एक पैटर्न फॉलो करना सीख चुका है और अपनी आइडेंटिटी को छुपा ले जाता है, अपनी किलिंग्स को एज अ सुसाइड दिखाकर। सियोइनवो ऑफिसर शिम और डोंगशिक की सारी बातें सुनता है थ्रू अ वॉइस ट्रैकिंग डिवाइस। वो अब प्लान करता है कि वो कैसे डोंगशिक को एज अ रियल प्रीडेटर साबित कर देगा दुनिया की नज़रों में। एमनेशिया की वजह से डोंगशिक को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी। वो अपने लिखे जर्नल और कोवर्कर जे हो से अपने बारे में पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। डोंगशिक की फैमिली अपने बेटे को कंपनी डायरेक्टर के साथ देखकर काफ़ी खुश होती है और वार्म वेलकम करती है। सीओ डोंगशिक को बताता है कि वो जानता है कि वो एमनेशिया से सफ़र कर रहा है। डोंगशिक कहता है कि उसका किसी को भी डिसीव करने का इरादा नहीं था। वो डोंगशिक से कहता है कि वो उसकी कंडीशन को समझ सकता है और बातों में जानने की कोशिश करता है कि डोंगशिक को अपनी पास मेमोरीज के बारे में कितना याद है। सीओ डोंगशिक को याद दिलाता है कि कैसे उसने एमनेशिया की वजह से फार्मास्यूटिकल घोटाले का इल्ज़ाम खुद पर ले लिया था, जो उसने कभी किया भी नहीं था। वो डॉक्टर के ओपिनियन के बारे में पूछता है। डोंगशिक रिप्लाई देता है कि डॉक्टर के अकॉर्डिंग से 50% चांस है कि उसे पास की मेमोरीज याद आ जाएं, लेकिन फिलहाल उसे ऐसा कुछ भी होने की उम्मीद नहीं है। ये सुनकर वो खुश होता है। अकेले में डोंगशिक के फैमिली मेंबर्स उसे बताते हैं कि वो सब उस पर कितना फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, लेकिन डोंगशिक उनसे फिर से पूछता है कि जब वो 8 साल पहले घर से 1 मंथ के लिए भाग गया था, तब वो कहाँ गया था। डोंगशिक की एल्डर सिस्टर उसे बताती है कि वो 8 साल पहले ग्वांजू के ग्वांगी प्रोविंस चला गया था। वो कहती हैं कि उन दोनों की बर्थ मदर के रिमेन्स वहीं मौजूद हैं।
डोंगचेक को एमनेशिया की वजह से अपनी बर्थ मदर के बारे में भी कुछ याद नहीं होता। वो बस ये सुनकर परेशान हो जाता है कि 8 साल पहले वो उसी एरिया में मौजूद था जब हाई स्कूल स्टूडेंट का मर्डर हुआ था। वो डोंगचेक और उसकी एल्डर सिस्टर की बातें सुनकर खुश होता है। नेक्स्ट डे डोंगचेक ऑफिसर शिम के साथ गोंजू विजिट करता है जहां हाई स्कूल स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने मिस्टर ओ नाम के पर्सन को उसके मर्डर के इल्जाम में जेल भेज दिया था। हालांकि मिस्टर ओ ही थे जिन्होंने पुलिस को सबसे पहले डेड बॉडी मिलने पर रिपोर्ट की थी। डोंगचेक पूछता है कि मिस्टर ओ ने खुद ही रिपोर्ट की थी तब वो कैसे मर्डरर हो सकते थे। ऑफिसर शिम बताती है कि उस वक्त कैप्टन रियो उनकी टीम के सार्जेंट थे और उनकी प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंग सब कुछ मिस्टर ओ से मैच कर रहा था, जिस वजह से उनको एज प्राइम सस्पेक्ट माना गया था इस मर्डर केस का। मिस्टर ओ कॉन आर्टिस्ट था और उसने पुलिस से टेस्टिफाई किया था कि वो विक्टिम को नहीं जानता था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन से साबित हुआ था कि वो हाई स्कूल स्टूडेंट को जानता था। इसी वजह से उसे हाई स्कूल स्टूडेंट के मर्डर के इल्जाम में जेल हो गई थी। डोंगचेक और ऑफिसर शिम कन्वीनियंस स्टोर जाते हैं जहां हाई स्कूल स्टूडेंट एज अ पार्ट टाइमर जॉब करती थी। स्टोर का ओनर बताता है कि मिस्टर ओ एक दिन उसके स्टोर में कुछ आइटम्स परचेज करने आया था जिसकी एक्सपायरी डेट जल्द ही खत्म होने वाली थी, लेकिन ओनर ने उसे वहां से बगैर पेमेंट के आइटम्स को ले जाने से रोक लिया था क्योंकि आइटम्स एक्सपायर होने में 3 मिनट बचे थे और मिस्टर ओ के खिलाफ आइटम्स चोरी करने की रिपोर्ट कर दी थी। हाई स्कूल स्टूडेंट ने ओनर को कन्विंस करने की कोशिश की थी कि वो मिस्टर ओ को आइटम्स ले जाने दें जब वो एक्सपायर होने वाले थे, लेकिन ओनर ने उसकी रिक्वेस्ट नहीं मानी थी। ये सब सुनकर ऑफिसर शिम कंक्लूड करती है कि अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो मिस्टर ओ को अगर मर्डर करना ही था तो वो स्टोर ओनर का करता, ना कि हाई स्कूल स्टूडेंट का। ऑफिसर शिम को समझ आ जाता है कि रियल प्रेडेटर ने ज़रूर मिस्टर ओ और हाई स्कूल स्टूडेंट को स्टोर में एक साथ देखा होगा, इसीलिए मर्डर करने के बाद उसने हाई स्कूल स्टूडेंट की बॉडी जानबूझकर मिस्टर ओ के एरिया में शिफ्ट कर दी थी ताकि उसके मर्डर का इल्ज़ाम आसानी से मिस्टर ओ के ऊपर लग जाए, और इसी तरह से उसने उस वक्त अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया था। मिस्टर ओ ने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बताने की कोशिश की होगी कि उसने किसी अनजान पर्सन को देखा था, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया होगा और उसे ही कल्प्रिट साबित कर दिया था। अब ऑफिसर शिम मिस्टर ओ से जेल में मिलने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद मिस्टर ओ ने रियल प्रेडेटर को ज़रूर देखा होगा। ये सुनकर डोंगचेक घबरा जाता है और ऑफिसर शिम से कहता है कि वो उसके साथ जेल विजिट नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपनी बर्थ मदर की सेमेट्री विजिट करना है। वो डोंगचेक की मदर की मेमोरियल साइट विजिट करता है और वहां के केयरटेकर से बात करता है। लेटर डोंगचेक अपनी मदर की मेमोरियल साइट विजिट करता है ये इंश्योर करने के लिए कि 8 साल पहले क्या वो सच में यहाँ अपनी मदर से मिलने आया था या फिर मर्डर कमिट करने। वो डोंगचेक का लिखा लेटर पढ़ता है जो उसने 2011 में अपनी मदर के नाम लिखा था, जिससे ये पता चलता है कि 8 साल पहले जब डोंगचेक की मदर की डेथ एनिवर्सरी थी तब उसे एहसास होता है कि शायद उसके फादर उसकी मदर को भूल चुके हैं क्योंकि वो अपनी न्यू फैमिली के साथ काफ़ी खुश थे। वो अपने फादर से अपसेट होकर किसी को बताए बगैर अपनी मदर की मेमोरियल साइट गोंजू विजिट करता है। डोंगचेक की एल्डर सिस्टर समझ जाती है कि वो कहीं और नहीं बल्कि उनकी बर्थ मदर की मेमोरियल साइट विजिट करने गया होगा। वो अपनी मदर को लेटर में लिखता है कि उनको गुजरे लगभग 10 साल हो चुके हैं और अब ईयर 2011 चल रहा है, लेकिन आज भी वो अपनी मदर को मिस करता है। वो अपनी मदर से कहता है कि उसे आज भी उनकी कही बात अच्छे से याद है कि अच्छा होने में कोई बुराई नहीं होती। डोंगचेक अपनी मदर से उसकी फिक्र न करने के लिए कहता है। एट प्रेजेंट जब डोंगचेक अपनी मदर की मेमोरियल साइट विजिट करता है तो उसे पास से रिलेटेड कुछ भी याद नहीं होता। तभी वहाँ का केयरटेकर डोंगचेक को अप्रोच करता है और उसे डांटता है कि वो अपनी मदर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है और आज तक वो उन्हें क्यों एक बार भी विजिट करने नहीं आया था। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। केयरटेकर ये सब सियोनवो के कहने पर करता है क्योंकि उसने उसको ऐसा कहने के लिए हैवी अमाउंट ऑफ चेक दिया होता है। ऑफिसर शिम मिस्टर ओ से मिलने जाती है लेकिन मिस्टर ओ किसी से भी मिलने से इनकार कर देता है। ऑफिसर शिम वहां के पुलिस ऑफिसर से रिक्वेस्ट करती है कि उसका मिस्टर ओ से मिलना काफ़ी ज़रूरी है, जिस पर ऑफिसर उसे रिप्लाई देता है कि अगर वो खुद से मिलना नहीं चाहता तो वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। जब ऑफिसर शिम एक पर्सन को विजिटिंग रूम में जाते देखती है तो वो फौरन उस विजिटिंग रूम के अंदर चली जाती है और दूसरे प्रिजनर से कहती है कि अगर वो मिस्टर ओ नाम के कैदी को जानता है तो उस तक उसका मैसेज पहुंचा दे कि अगली बार वो उससे मिलने से इनकार ना करे क्योंकि वो उसका नाम केस से क्लियर कर सकती है। कैप्टन रियो की वजह से ऑफिसर शिम की इस गलती को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन वो ऑफिसर शिम से पूछते हैं कि अब वो क्यों 8 साल पुराने केस को री इन्वेस्टिगेट कर रही है।
ऑफिसर शिम कैप्टन रियो को बताने की कोशिश करती है कि 8 साल पहले रियल कल्प्रिट प्रीडेटर किलर था, ना कि मिस्टर ओ, और अपने फादर की केस नोटबुक दिखाती है जिसमें उसके फादर ने रियल प्रीडेटर की प्रोफाइलिंग की थी। कैप्टन रियो ऑफिसर शिम की कोई भी बात नहीं सुनते, जिस पर ऑफिसर शिम उनसे कहती है कि जब उसके फादर ने भी पुलिस को सच बताने की कोशिश की थी तब भी सच को इग्नोर कर दिया गया था, क्योंकि उस वक्त भी पुलिस को अपनी रेपुटेशन की फिक्र थी, ना कि जस्टिस की। वो कैप्टन रियो से सवाल करती है कि वो सच देखना नहीं चाहते हैं या उन्हें मालूम है कि वो शुरू से ही गलत थे। कैप्टन रियो डिटेक्टिव सीओ को हॉस्पिटल विजिट करते हैं। कैप्टन डिटेक्टिव से बताते हैं कि एक बार फिर से उनकी बेटी 8 साल पहले मीजो के केस को रीइन्वेस्टिगेट कर रही है, क्योंकि उसे लगता है कि उस वक्त रियल कल्प्रिट को जेल नहीं हुई थी। कैप्टन की बात सुनकर डिटेक्टिव सीओ नोट करते हैं और उनसे उनकी बेटी शिम को बुलाने के लिए कहते हैं। सीओ कैप्टन रियो को अपनी मेडिसिन हैंडओवर करते हैं। इन्वो को जब पता चलता है कि डिटेक्टिव सीओ से मिलने कैप्टन रियो हॉस्पिटल पहुंचे हैं, वो फौरन वहां चेक करने आता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वो कुछ इन्वेस्टिगेट करने तो नहीं आए हैं। कैप्टन रियो जब डिटेक्टिव के रूम से बाहर निकलते हैं तो वो डॉक्टर को उनकी दी हुई मेडिसिन हैंडओवर करते हैं और कहते हैं कि उनके पेशेंट ने उनकी दी हुई मेडिसिन को नहीं खाया था और उनके स्टाफ को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कैप्टन रियो और सीओ इन्वो दोनों एक दूसरे को नोटिस करते हैं, लेकिन कैप्टन आगे निकल जाते हैं। इन्वो डॉक्टर से कहता है कि वो खुद ही डिटेक्टिव सीओ को हैंडल कर लेगा। ऑफिसर शिम डोंगशिक से मिलती है और बताती है कि वो मिस्टर ओ से नहीं मिल पाई थी। ये सुनकर डोंगशिक को इत्मीनान होता है कि ऑफिसर शिम को फिलहाल कुछ भी नहीं मालूम चल पाया, लेकिन वो गिल्टी फील करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से ही ऑफिसर शिम के फादर को सफ़र करना पड़ा और मिस्टर ओ को भी उसकी वजह से जेल जाना पड़ा। ऑफिसर शिम डोंगशिक से कहती है कि वो बिल्कुल भी डिसहार्टेंड फील ना करे और वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगी इस केस को सॉल्व करने की। वो डिटेक्टिव सीओ को विजिट करता है और उन्हें अपना एक्चुअल प्लान बताता है कि वो कैसे अपने किए सारे मर्डर्स का इल्ज़ाम डोंगशिक पर लगा देगा। वो उन्हें बताता है कि उनकी बेटी ऑफिसर शिम ही डोंगशिक को अरेस्ट करेगी और इस बार एज अ ट्रॉफी वो डोंगशिक का थंबप्रिंट नहीं लेगा, बल्कि उसकी ट्रॉफी उनकी बेटी ऑफिसर शिम होगी। सीओ डिटेक्टिव सीओ को जबरदस्ती पानी में घोलकर मेडिसिन पिलाता है। एट हिज अपार्टमेंट डोंगशिक डायरी में एंट्री लिखता है कि 8 साल पहले उसने एक मर्डर कमिट किया था और शायद उसके बाद उसने 6 या उससे भी ज़्यादा मर्डर्स कमिट किए हैं, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा कि कहां पर सब कुछ गलत हो गया। वो सोचता है या तो कार एक्सीडेंट की वजह से या फिर जब उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, क्योंकि वो एकदम होपलेस फील कर रहा था। अब उसे खुद पर बर्डन फील होने लगता है और वो कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि जैसे ये डायरी उसकी नहीं है। डोंगशिक कहता है कि इस डायरी में ये उसकी लास्ट एंट्री है और वो डायरी को अपने क्राइम एंड मर्डर मूवीज के कलेक्शन और पोस्टर्स के साथ पैक करके एक बॉक्स में रख देता है। आफ्टर द ऑफिस डोंगशिक और उसके कोवर्कर्स एक साथ ड्रिंक्स एंजॉय करने जाते हैं। डोंगशिक के कोवर्कर्स मैनेजर गोंग के बगैर ही एक साथ चीयर्स करते हैं। इस बात से मैनेजर गोंग को कोवर्कर पर काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो हर्ट फील करता है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल घोटाले की वजह से अब शायद उसे जॉब से फायर कर दिया जाएगा। उसे लगता है कि उसके टीम के मेंबर्स अब उसकी इज्जत नहीं करते हैं, इसीलिए मैनेजर गोंग अपना सारा गुस्सा अपनी टीम के मेंबर ह्यून पर निकाल देता है। टीम मेंबर ह्यून मैनेजर गोंग के बिहेवियर से डिसहार्टेंड फील करता है। वो डोंगशिक से उसकी शिकायत लगाता है और कहता है कि वो इतना कमाना चाहता है कि मैनेजर गोंग को मारने के लिए एक हिटमैन हायर कर सके। ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से मैनेजर गोंग होश में नहीं होता और इसीलिए डोंगशिक उसे उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने जाता है। मैनेजर गोंग अपने अपार्टमेंट में अकेला रहता है और उसकी वाइफ और बच्चे स्टेट्स में उससे दूर रहते हैं। अपार्टमेंट पहुंचने के बाद डोंगशिक मैनेजर गोंग के किचन से नाइफ उठाता है। नेक्स्ट डे एट द ऑफिस ऐसा पहली बार होता है कि मैनेजर गोंग ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंचता। टीम के सभी मेंबर्स को मैनेजर गोंग की फिक्र होती है और कॉल करने पर भी वो कॉल का जवाब नहीं देता। डायरेक्टर सीओ इन्वो डोंगशिक को अप्रोच करता है और उसे एनर्जी ड्रिंक देता है। उसे मालूम चलता है कि लास्ट नाइट वो और सभी टीम मेंबर्स एक साथ ड्रिंक के लिए गए थे और वही मैनेजर गोंग को उसके अपार्टमेंट तक छोड़ने गया था। सीओ इन्वो को लगता है कि शायद डोंगशिक ने मौके का फायदा उठाकर मैनेजर गोंग को जान से मारने की कोशिश की होगी, इसीलिए वो मैनेजर गोंग की रिपोर्ट पुलिस में कर देता है। जब मैनेजर गोंग को अपने अपार्टमेंट में होश आता है तब उसे डोंगशिक का एक लेटर मिलता है। टेबल पर डोंगशिक ने उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करके रखा होता है और लेटर के थ्रू बताता है कि उसे अच्छे से मालूम है कि वो अपनी वाइफ और बेटे को जो यूएस में रहते हैं मिस करता है, इसीलिए उसे उसके फ्रिज में जो भी मिला था उसने उससे उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था और वो मैनेजर गोंग का इंतजार ऑफिस में करेगा। मैनेजर गोंग को रियलाइज होता है कि उसने सच में डोंगशिक के साथ काफ़ी बुरी तरह से बिहेव किया था, लेकिन फिर भी डोंगशिक ने उसके लिए ये सब किया।
तभी पुलिस मैनेजर गोंग के अपार्टमेंट उसे चेक करने के लिए पहुंचती है। ऑफिस पहुंचकर मैनेजर गोंग को पता चलता है कि पुलिस रिपोर्ट डायरेक्टर सियो इनवो ने की थी। मैनेजर गोंग टीम मेंबर ह्यून से लास्ट नाइट अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। वो डोंगचिक को भी शुक्रिया अदा करता है ब्रेकफास्ट के लिए और कहता है कि वो काफी डिलीशियस था। ऑफिसर शिम जब पेट्रोल डिवीजन पहुंचती है तो उसके टीम मेंबर्स उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसका प्रमोशन HQPR डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है। ये प्रमोशन उसे कैप्टन रियो की सिफारिश करने से मिला होता है, लेकिन वो इस प्रमोशन से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। डिटेक्टिव किम सियो इनवो से मिलने उसके ऑफिस पहुंचता है। इनवो डिटेक्टिव किम को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने कहा था कि वो दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। डिटेक्टिव किम सियो इनवो को उसकी कुछ पिक्स दिखाता है और कहता है कि अब वो जान गया है कि रियल प्रीडेटर कोई और नहीं बल्कि वही है। वो सियो इनवो से $1 मिलियन की मांग करता है और कहता है कि वो इसके बाद अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लेगा और वो ये राज किसी को भी नहीं बताएगा। वो इनवो से कहता है कि उसे ये अमाउंट कल शाम 4 बजे तक अरेंज करके उसकी बताई लोकेशन पर आना होगा। इनवो को डिटेक्टिव किम की बातें सुनकर काफी गुस्सा आता है। डिटेक्टिव किम सियो इनवो को वार्न करता है कि अगर उसने कोई भी होशियारी करने की सोची तो इसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। वो इनवो से कहता है कि वो ये फोटोग्राफ्स अपने पास रख सकता है क्योंकि उसके पास इसकी और भी कॉपीज हैं और उसके ऑफिस से चला जाता है। इनवो फौरन मिस जो को बुलाता है और उससे अपने पर्सनल अकाउंट में स्टॉक्स को 1 मिलियन वॉन कैश करने के लिए कहता है, वो भी चेयरमैन को पता लगे बगैर। इनवो अपना फ्लिप फोन बाहर निकालता है और स्माइल करता है। अपार्टमेंट में जाते वक्त डोंगचिक को चिलसंग मिलता है। चिलसंग डोंगचिक से पूछता है कि अब वो किस बारे में वर्क कर रहा है। डोंगचिक चिलसंग से कहता है कि उसने अब अपनी लाइफ एज एन ऑर्डिनरी मैन की तरह जीने का फैसला लिया है। ये सुनकर चिलसंग डोंगचिक से कहता है कि उसे अपने इस फैसले को रिकंसिडर करना चाहिए और उसे उसके अपार्टमेंट तक फॉलो करता है। अपार्टमेंट में डोंगचिक को पार्सल मिलता है जिसमें उसे एक फ्लिप फोन अलॉन्ग विद अ नोट मिलता है। नोट में लिखा होता है कि कल शाम 4 बजे तक उसे हांगकांग ब्रिज के पास वाले पार्क में 1 मिलियन वॉन लेकर पहुंचना होगा और अगर उसने ऐसा नहीं किया पुलिस को वो एविडेंसेस हैंडओवर कर दिए जाएंगे जिससे साबित हो जाएगा कि वही रियल प्रीडेटर किलर है। तभी चिलसंग डोंगचिक के हाथों से मोबाइल लेकर सवाल करता है कि ये क्या है, जिस पर डोंगचिक कहता है कि कुछ भी नहीं। चिलसंग कहता है कि वो समझ गया है कि डोंगचिक के साथ स्कैम हुआ है और उसे किसी ने ऐसा पुराना फ़ोन बेच दिया है क्योंकि कोई भी आज के ज़माने में ऐसा मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता। वो कहता है कि अगर इस पर्सन को डोंगचिक की रियल आइडेंटिटी मालूम होती तो वो कभी भी उसे धोखा देने की नहीं सोचता और ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। नोट पढ़ने के बाद डोंगचिक काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसे ब्लैकमेल करने वाला पर्सन कौन है। इसीलिए वो नेक्स्ट डे उससे मिलने उसकी बताई लोकेशन तक पहुंचता है। चिलसंग भी अपने बॉस को फॉलो करता है और चुपचाप नजर रखता है। डिटेक्टिव किम पार्क पहुंचता है और मैसेज करता है कि 4 बज चुका है। डोंगचिक रिप्लाई करता है कि वो भी लोकेशन पर मौजूद है, जिसके बाद डिटेक्टिव किम उसे कॉल मिलाता है। जब डोंगचिक कॉल रिसीव करता है तब डिटेक्टिव किम पीछे मुड़कर देखता है और उसे देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। डोंगचिक पूछता है कि क्या उसे मनी वहीं छोड़कर जाना होगा। डोंगचिक और डिटेक्टिव किम दोनों एक दूसरे को देखते हैं। डोंगचिक दौड़ते हुए डिटेक्टिव किम के पास पहुंचता है और उसे मनी दिखाते हुए कहता है कि अगर वो उसे 20 महीने देगा तो वो उसके लिए लगभग 100,000 वॉन का इंतजाम कर सकता है क्योंकि उसे मालूम होना चाहिए कि डोंगचिक एक सैलरी मैन है। डिटेक्टिव किम को डोंगचिक की कही कोई भी बात समझ नहीं आती और वो उसे वहां से धक्का देकर चला जाता है, जिसकी वजह से डोंगचिक का सारा पैसा जमीन पर गिर जाता है। डोंगचिक काफी परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसे पहले से ही मालूम होना चाहिए था कि ब्लैकमेलर इंस्टॉलमेंट्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी चिलसंग अपने बॉस को अप्रोच करता है और पूछता है कि क्या हुआ और डोंगचिक उसके गले लग कर रोने लगता है। डिटेक्टिव किम जब अपनी कार में बैठता है तो वो अपने पास वही पेन ड्राइव देखता है जिसमें उसके पास सियो इनवो के खिलाफ एविडेंसेस होते हैं। तभी इनवो बैक सीट से डिटेक्टिव किम पर हमला कर देता है और उसका गला चोक करके उसे अनकॉन्शियस कर देता है और वो पेन ड्राइव अपने पास रख लेता है। इनवो कहता है कि उसने डिटेक्टिव किम से कहा था कि उन्हें दोबारा एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए, लेकिन अब वो अपने वर्ड्स वापस लेता है क्योंकि डिटेक्टिव किम की वजह से सिचुएशन और भी इंटरेस्टिंग हो चुकी है। चिलसंग डोंगचिक से पूछता है कि वो डिटेक्टिव किम को कैसे जानता है। तब डोंगचिक को पता चलता है कि उसे ब्लैकमेल करने वाला पर्सन एक डिटेक्टिव है और ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है। चिलसंग बताता है कि डिटेक्टिव किम एक फॉर्मर डिटेक्टिव था जिसे ब्राइब्स लेने की वजह से फायर कर दिया गया था और वो अपने टारगेट से पाई वसूलने के लिए मशहूर है। कैफे में अपनी मदर की हेल्प करते वक्त ऑफिसर शिम के पास एक टेक्स्ट मैसेज आता है। ऑफिसर शिम डोंगचिक को कॉल करके बताती है कि उसके पास एक अननोन नंबर से मैसेज आया था कि कोई उसे प्रीडेटर किलर के बारे में बताना चाहता है।
ये सुनकर डोंगचिक घबरा जाता है। तभी डोंगचिक के पास उसे फ्लिप फोन में कुछ पिक्चर्स आती हैं जब वो मिस्टर नाम को रूफटॉप से गिराने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और ऑफिसर शिम से कहता है कि वो उससे बाद में बात करेगा। डोंगचिक के पास ये फोटोज और ऑफिसर शिम के पास ये टेक्स्ट मैसेज किसी और ने नहीं बल्कि सीओ इनवो ने ही सेंड किया था। डिटेक्टिव किम भी सीओ इनवो के कब्जे में होता है। फोटोज देखने के बाद डोंगचिक उसी नंबर पर वापस टेक्स्ट मैसेज करके पूछता है कि क्या उसने पुलिस को भी इन्फॉर्म किया है। सीओ इनवो डोंगचिक को रिप्लाई करता है कि उसने उसे पहले ही वार्न किया था और अगर अगले 48 आवर्स में वो 1 मिलियन वॉन नहीं ला पाएगा तो शायद डोंगचिक को उसे जान से खत्म करना पड़ेगा। यहीं पर साइकोपैथ डायरी एपिसोड 9 खत्म हो जाता है। क्या डोंगचिक सीओ इनवो के ट्रैप में फंस जाएगा? जानने के लिए स्टे ट्यून।